गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ये टॉपिक आपकी पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चार ऐसे एमपी हैं राज्यसभा के जिन्होंने जो है कहा है कि अ, आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने बिना उनकी परमिशन के उनका नाम सिलेक्ट कमेटी की प्रपोजल में लिख दिया है। तो इस केस से रिलेटेड जो है प्रिविलेज कमेटी जो है कुछ एक्शन लेगी आम आदमी पार्टी के एमपी के अगेंस्ट। तो अब हमारे लिए टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेक्ट कमेटी क्या होती है। तो अब आपको पता है कि इंडिया के पार्लियामेंट में कई तरह की जो है कमेटीज़ होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे 12 स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है जो तो परमानेंट होती हैं। वो टाइम टू टाइम जो है चेयरमैन नॉमिनेट करते रहते हैं। उसमें से ये एक है प्रिविलेजेस कमेटी जिसके अकॉर्डिंग जो है ऑफ कोर्स एक्शन लिया जाएगा राघव चड्ढा जी के अगेंस्ट। तो अब कुछ होती हैं एड हॉक कमेटी या टेम्पररी कमेटी जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही जो है वो बनाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर बिल को स्टडी करने के लिए। और जब उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है तब उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है उस कमेटी को। उनको हम कहते हैं सिलेक्ट कमेटीज़। अंडर रूल 125 ऑफ राज्यसभा ये जो कमेटी है कोई भी मेंबर जो है वो उसके लिए मोशन जो है वो मूव कर सकता है कि हाँ ये सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए। किसी भी बिल के जो है लिए ये मोशन मूव किया जा सकता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये सिलेक्ट कमेटीज़ कैसे सिलेक्ट की जाती हैं? तो मेंबर्स जो भी मेंबर्स हैं ऑफकोर्स राज्यसभा के वो इस मोशन को जो है नेम करते हैं और उस पर्टिकुलर कमेटी को फॉर्म करने की डिमांड करते हैं। फिर ऑफ कोर्स जो मेंबर्स हैं इसके इस कमेटी में सिलेक्ट कमेटी में वो हाउस में ही हाउस ही अपॉइंट करता है जब वो मोशन जो है अडॉप्ट की जा रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी मेंबर को उस हाउस के मेंबर को उस कमेटी का मेंबर बना लिया जाए बिना उनकी मर्ज़ी के। उनकी जो है कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो एक जो भी मेंबर प्रपोज किया जा रहा होता है उसका कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स चाहे सिग्नेचर ना भी ले हो लेकिन कंसेंट ज़रूर लेना होता है। एक्चुअल मेंबरशिप जो होती है उसकी सिलेक्ट कमेटी की वो फिक्स नहीं होती, कितने भी मेंबर उसके बनाए जा सकते हैं। चेयरमैन जो है कमेटी के वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही जो है अपॉइंट करते हैं उन्हीं मेंबर्स के बीच में से। और जनरली जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं उस बिल के जो जो पर्टिकुलर बिल आ रहा है उसको भी उनको भी मेंबर बना लिया जाता है उस कमेटी का। ठीक है। अब ये कमेटी वर्क कैसे करती है? 1/3 जो इसके टोटल मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के वो कम से कम चाहिए होते हैं एज अ कोरम ताकि इसकी कमेटी की सीटिंग हो सके। और अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग में अगर इक्वालिटी हो जाती है सही से मतलब इक्वल हो जाता है वोट टाई हो जाता है तो ऑफ कोर्स चेयरमैन के पास एक कास्टिंग वोट होता है। सिलेक्ट कमेटी एक सब कमेटी भी अपॉइंट कर सकती है अगर कोई स्पेशल पॉइंट है बिल में जिसकी डीप स्टडी चाहिए तो उसके लिए। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं सिलेक्ट कमेटी के? ताकि जो भी बिल जो प्रपोज्ड बिल है जिसको स्टडी करने के लिए कमेटी बनी है उसको क्लॉज बाय क्लॉज जो है पढ़ा जाए और उसकी इंटेंशन देखी जाए कि क्यों लाया जा रहा है बिल। फिर कमेटी जो है इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या एक्सपर्ट्स को भी बुला सकती है या इवन फील्ड विजिट्स भी कर सकती है अगर उसको लगता है कि ये इस बिल को अच्छी तरह से समझने के लिए या अच्छी तरह से जो है वो एक तरह से बनाने के लिए ज़रूरी है तो। ठीक है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो वो रिकमेंडेटरी होती है, ऐसा नहीं कि जो है हाउस को वो माननी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट चाहे उसे माने या ना माने। ठीक है। सिलेक्ट कमेटी जो है उनका अपना भी वर्जन हो सकता है बिल का उस बिल के पैरेलल। और अगर मिनिस्टर इंचार्ज जो हैं वो चाहें तो चाहे अपना बिल को जो ओरिजिनल बिल था उसको जो है मूव करें पार्लियामेंट में या फिर जो सिलेक्ट कमेटी ने दोबारा से बिल बना के दिया है उसको ही सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इकोवास। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रीसेंट कू हुआ है वेस्ट अफ्रीकन नेशन नाइजर में और वहाँ पर जो है न्यू हेड ऑफ द स्टेट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और जो रीजनल ब्लॉक है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स उनका एक यहाँ पर एक्टिव रोल देखने को मिल रहा है। तो इकोवास क्या है? इसको पहले CDAO कहते थे फ्रेंच में। अब ये इकोवास जो है एक रीजनल ग्रुप है 1975 में लागोस ट्रीटी से इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका अबुजा में है नाइजीरिया में। और इकोवास का एम ये है कि एक सिंगल कॉमन करेंसी और एक सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाएं। ठीक है। जैसे EU की तरह बनना चाहते हैं। और इनका विजन ये है कि ये बॉर्डरलेस रीजन क्रिएट करें और डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के बेसिस पर जो है गवर्नेंस दी जाए।
अब किस तरह का रोल जो है इकोवास प्ले कर रहा है इस रीजन में अभी तक? इकोवास ने कई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को इस रीजन में ख़त्म किया है। रीजनल पीस कीपिंग का एक तरह से काम कर रहा है और इनके पास एक रीजनल पीस कीपिंग फोर्स भी है, इकोमॉग कहते हैं जिसको, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स मॉनिटरिंग ग्रुप, जिसको नाइजीरिया लीड कर रहा है सिंस 1980s। कई बार जो है फोर्सेस डिप्लॉय भी की गई हैं, जैसे लाइबेरिया में, फिर द गाम्बिया में। और इकोवास ने नाइजर में क्या किया है, इकोवास जो है वो अपने ट्रूप्स कई कंट्रीज़ में भेज चुका है, लेकिन अभी तक नाइजर में नहीं भेजे हैं। तो ऑफ कोर्स इकोवास का रिस्पॉन्स ये है कि मिलिट्री इंटरवेंशन होगा, लेकिन ग्रुपिंग की कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि माली और बुर्किना फासो, जो कि इकोवास के ही मेंबर्स हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने कहा है कि वो तो सपोर्ट करते हैं नाइजर में जो ये मिलिट्री रूल हुआ है तो, या कू हुआ है तो। इस कू को जो है जस्टिफाई किया जा रहा है कई कंट्रीज़ द्वारा, इकोवास के मेंबर्स द्वारा, क्योंकि जो है कहा जा रहा है कि इस नाइजर में जो है टेररिस्ट फोर्सेस का जो है वो एक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, तो ये नाइजर में कू होना ज़रूरी था, आर्मी का रूल आना ज़रूरी था। इकोवास और इंडिया का अगर हम देखें तो दोनों के स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया हुआ है इकोवास में सिंस 2004। इंडिया जो है लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड करता रहता है, और फोकस अफ्रीका प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक तरह से रीजनल इंटीग्रेशन के लिए इनको एड भी देता रहता है। इकोवास जो है वो इंडिया के जो है यूएनएससी की सीट के लिए भी इंडिया को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएमजे रजिस्ट्रेशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीएजी ने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही हैं रजिस्ट्रेशन और वैलिडेशन ऑफ बेनिफिशरीज में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। लगभग 7.5 लाख बेनिफिशरीज जो हैं इसमें, वो एक ही मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है सोचो। तो 7.5 लाख बेनिफिशरीज एक सिंगल मोबाइल नंबर 99999 इसके ही ऊपर रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपको पता है जो इसकी बेनिफिशरी की रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो एटीट्यूड है इससे रिलेटेड, ऑफ कोर्स वो एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। तो यही हाइलाइट्स भी हैं इसके। मोबाइल नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बेनिफिशरी को लिस्ट करने के लिए। समझ लो कोई ई कार्ड गुम हो जाए, या फिर जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी के लिए दिक्कत आ रही हो, तो ये मोबाइल नंबर के थ्रू ही जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई ना हो तो ऑफ कोर्स इवन एलिजिबल बेनिफिशरीज को भी स्कीम के बेनिफिट्स को डिनायल हो सकता है। लेकिन और भी चीज़ें दिख रही हैं इसमें। कई स्टेट्स में तो क्या है कि फैमिली का साइज़ ही बहुत अनरियलिस्टिक दिखाया जा रहा है, जैसे कि 11 से 201 मेंबर एक फैमिली में एसोसिएट किए जा रहे हैं। नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने भी जो है पीरियोडिक रिमाइंडर्स दिए हैं स्टेट्स और यूटीज़ को कि आप जो है वेरीफाई जो कर रहे हो डेटा उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। लेकिन स्टेट्स और यूटीज़ तो स्टेट्स हैं, आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट्स क्या किस तरह से फंक्शन करती हैं। तो क्योंकि पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें एक जो फाइनल डिसीजन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो सेंटर का कुछ ज़्यादा रोल नहीं हो सकता इनको आइडेंटिफाई करने में। इवन कई स्टेट्स में तो ये भी देखा गया कि कई पेंशनर्स जो हैं उनके पास भी पीएमजे के कार्ड्स और जो है बेनिफिट्स थे, और वो ट्रीटमेंट अवेल कर रहे थे। ठीक है। सो अब डिले एक्शन हो रहा है, और जो इन एलिजिबल बेनिफिशरीज है वो बेनिफिट्स जो हैं स्कीम के वो अवेल कर रहे हैं, उनको वीड आउट करने में जो है एक्शन लेने की जो ज़रूरत है वो स्टेट उसमें बहुत डिले कर रही हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपको याद ही होगा, सितंबर 2018 में जो है लॉन्च की गई थी सेकेंडरी और टर्शरी केयर देने के लिए वल्नरेबल पॉपुलेशन को सोसाइटी में। और 5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो है वो एक तरह से सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ को बेनिफिट मिलता है। और टारगेट इसका 10.74 करोड़ फैमिलीज़ को जो है कवर करने का है। अब इनको आइडेंटिफाई किससे किया जा रहा है? सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस डेटा से। ठीक है, जो ऑफ कोर्स वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही इकट्ठा किया है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि कैशलेस एक्सेस मिलता है हेल्थ केयर सर्विसेज का, 5 लाख की इंश्योरेंस कवरेज मिलती है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है एपेक्स बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पर स्टेट हेल्थ एजेंसीज काम कर रही हैं। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ने पायलट प्रोग्राम जो है डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट
दिल्ली और उत्तराखंड सर्कल्स में जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव डिस्पर्समेंट प्रोग्राम रिकॉग्नाइज करेगा जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के सेल्स फोर्स के रोल को, और लगभग 2 लाख सेल्स फोर्स मेंबर्स अक्रॉस द नेशन को इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक, डायरेक्ट एजेंट, फील्ड ऑफिसर्स, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। सेल्स फोर्स को डायरेक्टली जो है इंसेंटिव्स दे दिए जाएंगे उनके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में। सेल्स फोर्स जो है अपने फंड्स को कन्वीनियंटली मैनेज भी कर पाएगा, इमिडिएटली रिवॉर्ड जो है वो जो है उनको मिल जाया करेंगे। उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने के लिए ऑटोमेटेड पे आउट्स भी मिलेंगे। ठीक है। सो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरर है कंट्री का, 1884 से काम कर रहा है, और एक वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ की तरह ये शुरू हुआ था, बट धीरे धीरे इसको आगे भी एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में। तो ये नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड आपको पता है कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल फंड की तरह रजिस्टर्ड है सेबी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर, और ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है, जो कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें वेंचर फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी, डेवलपमेंट बैंकिंग एटसेट्रा के फील्ड के इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। इस फंड को आरबीआई भी और सीएजी दोनों भी मॉनिटर करते हैं। बेसिकली इस फंड का यूज़ कहाँ किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इस फंड को ऑलरेडी टारगेटेड कॉर्पस जो है वो 30 करोड़ का नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिल चुका है, 25 करोड़ का सिडबी से मिल चुका है, और 45 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से मिल चुका है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपीडा। ये टॉपिक भी आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने सक्सेसफुली फ्रेश प्रोमोग्रेनेट्स जो है एयर राउट के थ्रू यूएस में जो है शिपमेंट कर दी है। तो अपेडा है क्या? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के अंदर इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स का इसका काम होता है। इवन इंपोर्ट ऑफ शुगर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास होती है। अदरवाइज़ ये सर्वे कंडक्ट करता है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ करता है, सब्सिडी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कैसे जो है इंडिया से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। इवन हम एक्सपोर्टर्स को और ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए स्टैंडर्ड्स भी फिक्स करते हैं, शेड्यूल प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन भी बताते हैं कि ऐसे आपको जो है इसको एक्सपोर्ट कर पाओगे, आपको ये स्टैंडर्ड्स मिनिमम फॉलो करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लूना 25। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया अपने फर्स्ट लूनर लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट को जो है वो भेजने वाला है आफ्टर अबाउट हाफ सेंचुरी, और ये लूना ग्लोब लैंडर नाम का एक जो है स्पेसक्राफ्ट है, जिसको रशियन लूनर लैंडर मिशन भी आप कह रहे हो, और ये साउथ पोल ऑफ द रीजन ऑफ मून में जो है टारगेट करेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ पोलर रिगोलिथ को स्टडी करेगा, प्लाज्मा और डस्ट कंपोनेंट्स को भी स्टडी करेगा। ठीक है। इसमें 8 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं, और लगभग इसका 1 साल का जो है वो मिशन ड्यूरेशन होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माया ओएस। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्रॉप करेंगे, और एक लोकल वन जो कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अडॉप्ट करेंगे। तो माया ओएस क्या है? एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल विंडोज़ की तरह ही फंक्शन करता है, और उसकी तरह ही जो है दिखता है, और इसको गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंसीज़ ने सिर्फ 6 महीने के अंदर ही बना दिया है। माया अभी तो सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के सिस्टम्स पर ही इंस्टॉल किया जाएगा, बट धीरे धीरे जो है आने वाले टाइम में इसको बाकी सिस्टम्स में भी जो है वो आगे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच में। एक यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए और एप्लीकेशंस एफिशिएंटली रन करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Select Committee of Parliament. This topic is important for your polity section. So at least 4 MPs have complained that their names have been included in a proposed Select Committee for the Delhi Services Bill without their consent. And Aam Aadmi Party MP Raghav Chadda has been accused in Rajya Sabha for the same. As a result, Rajya Sabha Deputy Chairman has announced a
probe or investigation against him. So, what are these select committees? So, you know that Indian Parliament has several committees which discharge different functions. Like we have these 12 standing committees which are permanent in nature. One of them is the Privileges Committee, which will be investigating this matter. And then there are certain ad hoc or temporary committees which are set up for a specific purpose, especially for examining a particular bill, and they are dissolved once that purpose has been served. So, under Rule 125 of Rajya Sabha Rules and Procedures, any member can move the amendment that a bill should be referred to the Select Committee. A motion has to be adopted, and it can either be moved by a member who is in charge of that bill or by any other MP. So, as per Rajya Sabha rules, once a motion is moved in and adopted by the House, the bills are referred to those select committees, the members on which are specifically named in the motion. So, members of that select committee are appointed by the House when the motion is referred to the select committee. Okay, no member can be made a member of this select committee if he is not willing to serve on the committee. So basically, you have to take the consent of that particular member. So it does not actually mean that you have to take the signatures also, but you have to take the consent. So actual number of membership of select committee is also not fixed. So chairman of the committee is appointed by the chairman of Rajya Sabha among the members of that select committee, and the member or minister in charge of that bill who is also generally included for the in that committee for the actual studying of that bill. So how does this committee work? So of course there is quorum. One third of the total members must be present for the functioning of that committee. In case of equality of votes on any matter, the chairman will have a casting vote. A select committee may also appoint a subcommittee for studying any particular special points of that bill. So, what are the functions of this select committee? So, the committee's job is to go through the text of that bill, clause by clause, and it also ascertains whether the intention behind the measures which are being um, brought in the bill and the object proposed. So, they can also invite memoranda from or even oral evidence from experts or interested persons and organizations. They can even go for field visits if they think the members think that it is important for the policy to understand the policy or to broaden the policy behind the various provisions of that bill. Okay, so what happens is that once the report of this committee is sent or is submitted, it is of course recommendatory in nature. The government can accept or reject its recommendations, but the select committee can also introduce its own version of the bill, which of course the government is also free to introduce in the parliament or to stay with its own bill. So the next topic is ECOWAS. This topic is important for your international relations. So in a recent coup, soldiers in the West African nation of Niger have installed a new head of state, and there is a important role of the regional bloc economic community of West African states uh, in this region. So ECOWAS is also known as CDAO in French, and ECOWAS is a regional group which has been established in 1975 through the Lagos Treaty. So ECOWAS' larger aim is to have a single common currency and create a single large trading bloc in areas of industry, transport, telecommunication, etc. So the vision of ECOWAS is also the creation of a borderless region and to govern the region in accordance with democracy, rule of law, and good governance. So ECOWAS has attempted to end military conflicts in the region so far. ECOWAS also has its own regional peacekeeping group called ECOMOG, and these forces were deployed for the first time in Liberia in 1990. Then in 2017 also they also intervened in the Gambia, but ECOWAS has never sent its troop to Niger. So ECOWAS has said that there is a need of military intervention in Niger, but there are certain challenges that ECOWAS faces. Both Mali and Burkina Faso, who are members of this ECOWAS and they are neighbors of Niger, they are also run by military rules. They have rather shown support to this coup. And the countries have also justified this coup by saying that there was rising influence of terrorist forces in Niger, which necessitated a military rule. So there is also these countries who are dealing with low economic growth prospects at the moment. So there are doubts that economic sanctions will be imposed by ECOWAS at this moment.
Okay, so what is the relationship between ECOWAS and India? Both have strong ties, and India has also enjoys a observer status within ECOWAS since 2004, and India has also been extending line of credit to supplement its Focus Africa program along with aiding regional integration of for ECOWAS. ECOWAS also supports our claim to the the United Nations Security Council seat. So the next topic is PMJ registration. This topic is important for your governance section. So CAG has highlighted irregularities in registration and validation of beneficiaries under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So in its audit report, almost 7,49,000 beneficiaries have been linked with a single mobile number. So how is it possible? Just understand that 7.5 lakh people have just one mobile number, 99999 something. Okay, so this basically means that states are not very serious, especially the state health agencies are not serious in identifying the beneficiaries, or there are certain uh, pitfalls or certain shortfalls in identification of beneficiaries for this scheme. So mobile numbers are significant. You know that for searching records related to any beneficiary, even in case of any loss of e-card or identification of beneficiary can be done using the mobile number. But the data has said that there is considerable inaccuracies in mobile numbers registration. Also, the size of family is unrealistic. In certain states, the family size ranges from 11 to 201 members. National anti-fraud data from the central government has sent periodic reminders to the states and UTs highlighting these discrepancies in verified data, but the states have not paid heed to it. Even many pensioners in certain states have been found possessing these cards and they are availing treatment under the scheme despite being ineligible. So, there is delayed action in weeding out these ineligible beneficiaries by the states, which is resulting in the fact that ineligible persons are availing the benefits. Okay, so you know that Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was launched in September 2018, and the scheme offers secondary and tertiary care services to the vulnerable populations in society, and it aims to offer 5 lakh rupees per family per year medical coverage, and the target is to cover 10.74 crore families which will be identified by the latest socio-economic and caste census data, of course also uh, uh, identified by the state governments. So of course there are discrepancies because we know how the states function. There is also cashless access to healthcare services under this scheme, and the National Health Authority is responsible for implementing the scheme. But at the state level, especially for identifying the beneficiaries, the state health agencies are responsible for it. And you know, the health is a state subject. That's why the government of India is having difficulties in identifying the beneficiaries without uh, involving the state government because it is not possible. You have to keep state governments in loop, without which you cannot identify the beneficiaries on your own and implement the scheme. So the next topic is direct incentive disbursement program. This topic is important for your economy section. So recognizing the pivotal role of sales force, Postal Life Insurance has introduced a pilot program for direct incentive disbursement in Delhi and Uttarakhand circles. This program will recognize the role of Postal Life Insurance sales force, which will impact 2 lakh sales force personnel across the nation, including Grameen Dak Sevaks, direct agents, field officers, and departmental employees. So these sales force will receive incentives directly in their post office savings bank accounts, and these sales force can conveniently manage their own funds and get immediate rewards. Uh, Automated payouts will also reduce administrative costs. So, what is Postal Life Insurance? It is the oldest insurer in the country, functioning since 1884, and it started off as a welfare scheme for the benefit of postal employees. But then the beneficiaries were um, uh, expanded further. So the next topic is Northeast Venture Fund. This topic is important for your economy section. So recently, Union Minister for Ministry of Development of Northeastern Region has informed Lok Sabha about the uh, Northeast Venture Fund, and it is registered as a Category 1 Venture Capital Fund under the SEBI
Alternate Investment Funds Regulations of 2012. So, an independent committee which comprises of experienced professionals from the field of venture funding, private equity, development banking, etc., are taking the investment decisions. So, this fund is operating. This fund operation is also monitored by RBI and CAG in the form of periodic audits. So, this fund was established for the, of course, development of northeastern region with a target corpus of 100 crore rupees. It has already received its target corpus with contribution of 30 crore from NEDFI, 25 crore from SIDB, and 45 crore from Ministry of Development of Northeastern Region. Okay. So the next topic is APIDA. This topic is important for your economy section. So Agriculture and Processed Food Exports Products Export Development Authority has successfully orchestrated the export of maiden trial shipment of fresh pomegranates to US via the air route. So APEDA was formed under the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority Act of 1985, and it is functioning under the Ministry of Commerce and Industry with its headquarters in New Delhi. And this is mandated to with the responsibility for export promotion and development of scheduled products. It also has been entrusted with the responsibility to monitor import of sugar. So it also provides financial assistance or otherwise for undertaking surveys and feasibility studies, and it also participates through subsidy schemes. Okay, so it also registers the persons as exporters of the scheduled products, and it also fixes standards and specifications for the scheduled products for the purpose of exports. So the next topic is Luna 25. This topic is important for your science and tech section. So Russia is all set to launch its first lunar landing spacecraft in nearly half a century on 11th of August. So it is also designated as the Luna Globe lander, which is a Russian lunar lander mission. It will be targeting the south polar region of the moon, and it will study the composition of polar regolith and also study the plasma and dust components. It carries about 8 science instruments, and its mission would be about 1 year. So the next topic is Maya OS. This topic is again important for your science and tech section. So Defense Ministry has recently decided to drop the Microsoft operating system and go for a local one, which is named as Maya operating system. So this is a new operating system which is based on open source platform. So it has the interface and all functionality like Windows, but users will not feel so that users will not feel much difference when they transition from the Microsoft Windows to Maya OS. So it has been developed by government development agencies within 6 months, and Maya is currently being installed only in Defense Ministry systems, but slowly it will be expanded to other systems also. So what is an operating system? It is basically a software program which acts as an intermediary between computer hardware and the computer user, and it also enables a user to interact with the computer and run applications efficiently. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.